हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पे हम पॉलिटी के कुछ ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछे ही जाते हैं। और ये पोर्शन आपका सोशल साइंस भी कवर करता है और जीके में भी कवर होता है। ठीक है, जीके सोशल साइंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, तो इसमें कहा क्या गया है कि भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किस में होती है? तो आप सभी लोग कहेंगे ये तो राष्ट्रपति में होती है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति में होती है। अब राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 53 जो कहता है ना, अनुच्छेद 53 में ये चीज़ कही गई है कि राष्ट्रपति जो है उसमें कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 53 में कही गई है। अब अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। इसमें कहा गया कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कि लोकसभा सदस्य होते सभी के सभी, ये गलत हो जाएगा। सभी राज्यसभा सदस्य, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बिल्कुल सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब क्यों सही होगा, चलिए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद 54 है ना, उसमें ये चीज़ मेंशन करी गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के माध्यम से होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। और उसके साथ साथ राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये पॉइंट तो कहेंगे आप सही है, लेकिन इसके चीज़ यहाँ पे एक देखेगा कि जब 17वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, उसमें ये चीज़ कही गई थी कि राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पांडिचेरी संघ क्षेत्र भी शामिल होगा। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे तीसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि इसमें दिल्ली और क्या जो संघ क्षेत्र है ना, के केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडिचेरी, तो वो भी यहाँ पे इसमें शामिल होगा। तो याद रखेंगे क्या होगा, ये तीन चीज़ें शामिल होती हैं इनके चुनाव में। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है? बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखें तो कहते क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें पहला है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो ये तो पॉइंट यहाँ पे एकदम सही है, क्योंकि इसी तरीके से चुनाव होता है। दूसरा है कि निर्वाचन में खुली प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, ये गलत बात है, क्योंकि खुली मतदान प्रक्रिया इसमें अपनाई नहीं जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कैसी होती? एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, अनुच्छेद 55 में आपको देखने को मिलता है, या राष्ट्रपति के अनुच्छेद पर यानी कि आर्टिकल 55 में यहाँ पर निर्वाचन की बात करते हैं। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्टिकल 55 में क्या चीज़ है, या फिर निर्वाचन किस आर्टिकल में है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसको संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देता है, यानी अपना पद त्याग सकता है? तो ये किसको देता है? तो जानते हैं उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को सौंप देता है अपना त्याग पत्र। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ये किस चीज़ में, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि दे रखी है, और उसमें ये चीज़ कहा गया है कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अगर वो त्याग पत्र देता है तो तुरंत ही क्या होगा, यहाँ पर वो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और उसके साथ साथ अनुच्छेद जो 61 है ना, उसमें महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। ये चीज़ इसमें मेंशन करी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी पे आधारित है। इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की जो महाभियोग है ना, इस प्रक्रिया का वर्णन कहाँ पर है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 61 जो है उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है किस चीज़ को, वो किया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग को। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 57 जो है ना, इसमें क्या है, संबंधित है। अनुच्छेद 57 जो है ये संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या होगा, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 57। हम बेसिकली इसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 7 में। तो कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। ठीक है, उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति होने के लिए? तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन ये देखेंगे। तो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो चीज़ें सही है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें कि 35 वर्ष की अधिकतम सीमा, यहाँ पे ये गलत है पॉइंट। ठीक है, 35 वर्ष की अधिकतम सीमा नहीं बल्कि आयु पूरा कर चुका हो, ये चीज़ यहाँ पर
कही जाती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, तो क्या होगा यहाँ पर पहला और तीसरा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा पॉइंट यहाँ पे एकदम सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथन विचार के पॉइंट 1 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो पॉइंट 1 जो है यहाँ पे 8 का वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट अगर देखें तो कहा गया कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये पॉइंट भी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे एकदम करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब महाभियोग के रिलेटेड देखिए पॉइंट, यह एक पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया है। ये चीज़ यहाँ पर कही गई, पूर्णतः क्या है, न्यायिक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित संकल्प किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। पहला पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूर्णतः न्यायिक नहीं है। ठीक है, प्योरली जस्टिस प्रोसेस नहीं है ये, लेकिन हाँ लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से हम क्या कर सकते हैं, उस पर महाभियोग बैठा सकते हैं राष्ट्रपति पे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो केवल दूसरा इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कहते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित संकल्प को पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित संकल्प को पारित होने के लिए जो आवश्यक बहुमत है वो कितना चाहिए होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पे चाहिए होता है कुल सदस्य संख्या का 2/3। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 इसमें चाहिए होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की मृत्यु, उसके त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त पद की अधिकतम कितने समय तक रिक्त रखा जा सकता है। राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दिया जाता है तो यहाँ पर कितने समय तक रिक्त रखा जा सकता है इस पद को, तो ये होता है 6 महीने। 6 महीने के अंदर हर हाल में राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए, ये यहाँ पे संविधान में मेंशन है। किसमें, अनुच्छेद जो है इसका 62। ठीक है, अनुच्छेद 62। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अपने कार्यकाल को पूर्ण किए बिना रिक्त हो जाता है तो उससे स्थान पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकाल, वो होगा 5 वर्ष, यानी कि वहाँ से फिर से वो 5 वर्ष तक इसका कार्यभार संभालेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करता है, ये चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखेंगे क्या इसमें सही पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब भारत का जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष है, इसकी राष्ट्रपति के द्वारा नहीं करी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो राष्ट्रपति है वो नहीं करता है। ठीक है, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य, इनकी सबकी जो है वो नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो याद रखेंगे ऑप्शन पहला और तीसरा सही होना चाहिए। ठीक है, पहला और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हो गया 14 में। इसमें क्या है, अब देखेंगे क्या, एक तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है इनकी नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करता है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो इनके द्वारा नहीं करी जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब पहला और दूसरा सही हो जाएगा। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो नहीं करी जाती है, किसके द्वारा, वो करी जाती है किसके द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं करी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ठीक है, सेना का जो सर्वोच्च कमांडर है भारत में कौन सा होता है, तो वो तो होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसमें कहा गया सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें है क्या, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 80। अब यहाँ पे इसको मैच करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, अगर 108 की बात कर लेते हैं तो ये संयुक्त बैठक को दर्शाता है। संविधान का अनुच्छेद 108 किसमें है, संयुक्त बैठक को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अगले पॉइंट की बात करें, अनुच्छेद 87 में क्या चीज़ है, तो राष्ट्रपति का संबोधन जो है अनुच्छेद 87 में मिलता है। अनुच्छेद 86 में क्या मिलता है, वो मिलता है राष्ट्रपति सदन को संदेश, और 80 में मिलता है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन। ठीक है,
तो ये हो गया यहाँ पर आपका पॉइंट कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 17 में, इसमें भी आपको मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे कि वित्तीय विवरण जो मिलता है वार्षिक, वो 112 में मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर वित्तीय आयोग की सिफारिश देखें तो किस में मिलता है, 281 में मिलता है। फिर यहाँ पर अगर संघ लोक सेवा की रिपोर्ट देखें तो किस में होती है, ठीक है, संघ लोक सेवा की जो रिपोर्ट है वो अनुच्छेद 323 में होती है, और पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो अनुच्छेद 340 में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, सारे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे आर्टिकल संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 338। ठीक है, आर्टिकल जो है 338 है, वो SC ST से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय या विषयों से संबंधित विधान राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन चीज़ें हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, उसके बगैर यहाँ पर कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब अगर बात करें किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। धन विधेयक भी राष्ट्रपति की जरूरी होती है। फिर राज्यों में विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, ये भी यहाँ पे जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर, यानी कि किसी राज्य में परिवर्तन करना हो सीमा में, धन विधेयक की बात हो, या फिर राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, उसमें सब में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में कहा गया निम्नलिखित में से किस वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अब वीटो जो है ये किस वीटो का प्रयोग कर सकता है भारत का राष्ट्रपति, तो यहाँ पे देखेंगे एक तो होता है आपका आत्यंतिक वीटो और दूसरा होता है जीवी वीटो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा। 2 वीटो राष्ट्रपति के द्वारा यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अध्यादेश जो है ना वो किस अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है, अनुच्छेद 123। ठीक है, आर्टिकल 123 जो है इसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। तो क्षमादान जो है ना वो कब पर कर सकता है वो, तो यहाँ पे देखेंगे ये बेसिकली कब होता है, एक तो दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया हो, फिर दूसरा दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार हो, उन सभी मामलों में जिसमें मृदंड का आदेश है, तो इन सब में क्या कर सकता है, क्षमादान दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तीनों पॉइंट यहाँ पे एकदम करेक्ट हैं। इतने यहाँ पे केस में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमादान देने की शक्ति रखता है अपने पास। अगला क्वेश्चन है, अगले में कहा गया 23 में कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना है। ठीक है, परिवर्तन किए बगैर कम करना है, तो ये होती है कौन सी, ये होती है परिहार। ठीक है, परिहार जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसको हम रेमिशन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सदन में सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब किस सदन में सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा। क्या होगा, राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो इसके में निर्वाचन मंडल में कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं लोकसभा के सभी सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, यानी कि सिर्फ लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। याद रखेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अब एक किसमें है, अनुच्छेद 66 में आपको देखने मिलता है, आर्टिकल 66 में आपको ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी रखता है जब वह होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो इसमें देखेंगे क्या ये क्या चीज़ें होगी। देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बिल्कुल ज़रूरी है। फिर दूसरा क्या है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसा नहीं है, 35 वर्ष की आयु इसमें मांगी जाती है उपराष्ट्रपति में। ठीक है, तो पहला और तीसरा पॉइंट यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया क्वेश्चन नंबर 27 है कि उपराष्ट्रपति किसको संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा
पद त्याग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पद देता है। सिंपल शब्दों में कहें तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पद किसे देता है, वो राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 67 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 67 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया कि निम्नलिखित में सुमेलित है, कौन कौन से यहाँ पे सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि सारे के सारे जो आपातकाल हैं उसको बस मैच करके ही आपको बताना है। तो देखेंगे क्या जो आपका बाह्य आक्रमण होता है ना, उस समय कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है, वो लगता है 352। ये पॉइंट यहाँ पे सही है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि सशस्त्र विद्रोह अगर हो रहा है तो उस समय क्या है, उस समय 356 नहीं लगता है, यही आपका मैच नहीं है। वित्तीय आपातकाल जो 360 में आपको देखने को मिलता है। तो पहला और तीसरा पॉइंट यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। कौन सा, पहला और तीसरा पॉइंट यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। 356 लगता कब है, देखिए राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। पूरी तरीके से जो संवैधानिक तंत्र है वो अगर विफल हो जाता है तो हम 356 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में मृत्युदंड का स्थायी निलंबन करना क्या कहलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति किसी की क्षमादान कर देता है, किसी की सजा को क्षमा कर देता है, मृत्युदंड को, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रविलंब। ठीक है, उसको प्रविलंब कहते हैं। ठीक है, रिप्रीव्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, आपातकाल से संबंधित है, तो ये तो बहुत ही आसान है और अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो भाग 18 जो है ना, ये किससे संबंधित है, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए, कितने हैं, 3 प्रकार के हैं, आपको हम बता चुके हैं, 352, 356 और 360 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद के बारे में हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो देखिए 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन मिलता है आपको देखने को। 43 में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी मिलती है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा है 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, फिर यहाँ पे 48 में कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये किस में है, 51 के का पार्ट में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51 के का पार्ट में है कि नहीं है, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। कहते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या सम्मिलित है धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत। पहला अगर पॉइंट देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, तो ये पॉइंट तो एकदम सही होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं देता है। धर्म परिवर्तन आप जो है ये असंवैधानिक होता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये यहाँ पे मिलती है आपको। तो क्या होगा, पहला और तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, कौन सा मूल अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये यहाँ पर आप देखेंगे। तो क्या होगा, विधि के समक्ष समता जो है ये क्या है, ये सबको प्राप्त है। ठीक है, ये क्या है, सबको है, विदेशियों को भी है और भारतीयों को भी। तो यही पॉइंट यहाँ पे गलत है। दूसरा पॉइंट क्या है, धर्म मूल जात निवास के लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध, ये तो सिर्फ इंडियन को प्राप्त है। और लोक नियोजन के विषय की स्वतंत्रता, ये भी इंडियन को प्राप्त है। क्या होगा, दूसरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, मौलिक अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अब बच्चों के शोषण से कौन सा संबंधित है, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 24 जो है इसमें आपको देखने को मिलता है क्या, बच्चों का शोषण। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कौन से मूल कर्तव्य में सम्मिलित है। ठीक है, मूल कर्तव्य में कौन इसमें सम्मिलित है, तो 35 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या सम्मिलित है। एक तो यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, ये तो आप जानते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य में है। फिर यहाँ पे देखिए राष्ट्रगान का आदर करना, ये भी यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति, ये यहाँ की मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, पहला और तीसरा यहाँ पे पॉइंट एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान दिया है। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जब पृथक्करण है
जो अलग होना है वो किस में है, अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, अनुच्छेद 50 में चीज़ देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप देखेंगे 37 में प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। तो क्या है, सर्वप्रथम जनगण संविधान की प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, BN राव ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, ना तो ए ना तो बी, दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसको MN पालकी वाला ने इसको कहा था संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, BN राव ने नहीं कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। 38 में अगर देखें तो ये तो सही बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद ही चलता है अपने में। फिर समाजवादी शब्द का 1976 में हुए 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए 44वें में नहीं जोड़ा गया था, 42वें में जोड़ा गया था। पहला पॉइंट ही सही हुआ, केवल 1 यहाँ पे सही हुआ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय शब्द को 4 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है, 3 है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 4 में नहीं है, 3 में है। कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर पंचायती राज व्यवस्था राजनीतिक न्याय का उदाहरण है, तो ये भी यहाँ चीज़ मेंशन नहीं मिलती है आपको प्रस्तावना में। तो क्या होगा, ना तो ए ना तो बी, यानी ना ही 1 ना ही 2, दोनों गलत हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रस्तावना की व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट कहा गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है प्रस्तावना की व्यवस्था में। ये देखिए, आप अगर इसको जानते होंगे, एक मामला था जिसमें 1973 में केशवानंद भारती में, उसमें ये चीज़ें कही गई थी कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला पॉइंट है कि प्रस्तावना को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे सही है, उसको संशोधित किया जा सकता है, जैसे अभी किया भी गया था प्रस्तावना को 1976 42वें संविधान संशोधन में। तो क्या हो जाएगा, इसका केवल दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 40 क्वेश्चन हमने किए, प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा था। ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, आपके GK में भी मिलेंगे और GS मतलब आपका सोशल साइंस में भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।